जो दरअसल ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट का धमाका था, जिसे जानबूझकर सीक्रेटली अंडरग्राउंड किया गया था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। जल्जला जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई के अंदर था, जो कि आमतौर पर कुदरती जल्जले या किसी सिस्मिक एक्टिविटी के अंदर देखा जाता है। जबकि 5 न्यूक्लियर हथियार रखने वाले मुल्क अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया इस बात पर राजी हैं कि वो एटॉमिक हथियारों को बाकी किसी मुल्कों को नहीं देंगे। और मोहब्बत की हुंदी चले जीनू जी हुंदी। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟਡ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਸੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। Are 2 months away from enriching weapons grade uranium ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ for ਇਹਦਾ? peaceful purposes. It will be used only for medical research and clean energy. It will, and will certainly never be used to attack oh boy. सोशल मीडिया पर काफी टाइम से ये खबर गर्दिश ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ बहुत सोहनी एक्सप्लेन कीतियां ਇਹਦੇ 'ਚ। कर रही है कि ईरान मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल के बाद दूसरा और इस्लामी मुल्कों के अंदर पाकिस्तान के बाद दूसरा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क बन गया है। इस दावे के सब अच्छा, होर किसी कंट्री इस्लामिक कंट्री को जो न्यूक्लियर पावर नहीं है पाकिस्तान तो अलावा? सीरियसली? सबूत में आलमी मीडिया का ये दावा है कि ईरान ने जब इस साल दूसरी मरतबा इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर डायरेक्ट 180 रॉकेट से हमला किया, जो कि इसके मुताबिक हजबुल्ला के लीडर हसन नसरुल्ला की शहादत, हमास के लीडर इस्माइल हानिया की शहादत और गजा के मासूम लोगों पर जुल्म का बदला था। लेकिन इस हमले के बाद इसराइल के मुमकिना जवाबी हमले से पहले ही अचानक 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया खसूसन एक्स पर यह पोस्ट किया जाने लगा कि एक दिन पहले यानी 5 अक्टूबर को ईरान के सूबे समान के अंदर, जो कि ईरान के सूबे तेहरान से 70 मील दूर साउथ ईस्ट साइड पर मौजूद है, वहां पर 4.4 से लेकर 4.6 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया था, जो दरअसल ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट का धमाका था, जिसे जानबूझकर सीक्रेटली अंडरग्राउंड किया गया था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। और इस खदशे को सबसे पहले रिपोर्ट किया इसराइल की सबसे मोतबर न्यूज़ एजेंसी, जिसका नाम है द जेरूशलम पोस्ट। और इनको ये शक इसलिए था क्योंकि इससे पहले नॉर्थ कोरिया भी सेम ऐसा कर चुका है। इसने भी अंडरग्राउंड दुनिया से छुपकर न्यूक्लियर धमाका किया और बाद में एक्सपर्ट और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने इसको कंफर्म भी किया था। ये यूनाइटेड नेशन के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये श्योर करना है कि दुनिया के तमाम मुल्क न्यूक्लियर पावर को सिर्फ एनर्जी या फिर मेडिकल पर्पस जैसे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। इससे कोई भी न्यूक्लियर हथियार ना बना सकें, वरना दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। बस जो मुल्क पहले बना चुके हैं वही काफ़ी हैं, और अगर कोई नया मुल्क ऐसी कोशिश करेगा तो दुनिया के तमाम मुल्क मिलकर इस पर पाबंदियां लगा सकते हैं और इसको अकेला कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन भी मिलकर इस मुल्क पर हमला कर सकती है। इस इदारे का काम अपने मातहत मेंबर मुल्कों की न्यूक्लियर साइट्स के विजिट करना, न्यूक्लियर साइट्स की कैमरा और सैटेलाइट से निगरानी करना, और इसके अलावा यूरेनियम की खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड को, यानी वो कौन सा मटेरियल और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके रिकॉर्ड को भी देखना शामिल है। और इसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स के पास मौजूद हवा, पानी और मिट्टी के अंदर मौजूद इनके असरात को चेक करना, इन मुल्कों की अनडिक्लेयर्ड साइट्स का भी अचानक से विजिट करना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे खबरदार करना इसका काम होता है। और ईरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। लेकिन याद रहे कि ईरान के मामले के अंदर IAEA ने अब तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया, हालांकि मीडिया पर यह बार बार रिपोर्ट भी हो रहा है। मीडिया के मुताबिक इस जल्जले से सिर्फ 2 घंटे पहले ईरान ने अपनी एरोस्पेस को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। और दूसरा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनाई ने भी वाज़े तौर पर यह कहा था कि इसराइल का वजूद अब ज़्यादा अरसे तक बाकी नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, दरअसल हकीकत तो कुछ और ही निकली है। सबसे बड़ा और अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान भी बाकी मुल्कों की तरह, जो कि इससे पहले न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर चुके हैं, अपने न्यूक्लियर हथियारों को क्यों नहीं बना सकता? आखिर क्या पाबंदियां हैं जो कि ईरान को ऐसा करने से रोक रही हैं?
लेकिन उससे पहले ये जान लें कि सबसे हैरत की बात तो ये है कि ना ईरान ने यह क्लेम किया है कि यह ज़लज़ला न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से था, और ना इसराइल ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान दिया है, और ना अमेरिका ने। यहाँ तक कि IAEA ने भी अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया, बल्कि इनका कहना है कि वो अभी भी रिसर्चर्स के साथ मिलकर इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़लज़ले के बारे में US की जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़लज़ला ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई के अंदर था, जो कि आम तौर पर कुदरती ज़लज़ले या किसी सिस्मिक एक्टिविटी के अंदर देखा जाता है, क्योंकि ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे कोई बेस बनाना जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हो सके बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लिहाजा इनके मुताबिक भी ये दरअसल एक कुदरती ज़लज़ला था, ना कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट। ज़लज़ला या सिस्मिक एक्टिविटी को नापने के लिए रेक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिस्मोग्राफिक एक आला है जो कि ज़मीन की सतह के अंदर होने वाली हलचल या वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है और ज़लज़लों की शिद्दत को नापता है। जब भी कोई मुल्क एटमी तजर्बा करता है तो वो ज़मीन के नीचे होता है ताकि बाकी दुनिया को इसकी खबर ना हो सके और आम शहरी आबादी को इसका बराह रास्त कोई असर ना पड़े। लेकिन एटमी तजर्बे के दौरान होने वाला धमाका ज़मीन के अंदरूनी तहों के अंदर एक बड़ी हलचल पैदा करता है, जो कि सिस्मोग्राफिक पर ज़लज़ले की तरह रिकॉर्ड होती है। यही वजह है कि ईरान के अंदर आने वाले ज़लज़ले ने लोगों को शक के अंदर डाल दिया कि शायद ये वही एटॉमिक धमाका था, क्योंकि ईरान और इसराइल के ताल्लुकात इस वक्त बहुत ही टेंस स्टेजेस पर हैं और इसराइल और अमेरिका ईरान के हमले के बाद इसका बार बार बदला लेने की बात भी कर चुके हैं। इसके अलावा ईरान 1968 के अंदर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का मुआहदा भी साइन कर चुका है, जिसे मुआहदा बराए जोहरी हथियारों का अदम फैलाव भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद एटॉमिक हथियारों के फैलाव को दुनिया भर के अंदर रोकना और एटॉमिक एनर्जी को पुरअमन तौर पर इस्तेमाल को आगे बढ़ाना है। 1968 के अंदर इसको दस्तखत के लिए पेश किया गया था और 1970 के अंदर ये नाफिज हो गया। इस एग्रीमेंट की बुनियाद है 3 पॉइंट्स पर। पहला ये कि वो मुल्क जो कि इस मुआहदे के वक्त एटॉमिक पावर नहीं रखते, वो इस बात पर राजी हैं कि वो इन्हें हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेंगे या खुद से बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जबकि 5 न्यूक्लियर हथियार रखने वाले मुल्क अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया इस बात पर राजी हैं कि वो एटॉमिक हथियारों को बाकी किसी मुल्कों को नहीं देंगे। ये मुल्क अपने भी न्यूक्लियर हथियारों को आहिस्ता आहिस्ता घटाकर कम कर देंगे। साथ साथ इस मुआहदे के तहत एटॉमिक पावर को पुरअमन मकासद के लिए अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए, मिसाल के तौर पर इससे बिजली पैदा करने के लिए और इस पर रिसर्च करने की इजाज़त होगी। लेकिन इस बात का सख्त ख्याल रखा जाता है कि यह टेक्नोलॉजी हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल ना हो। इस मुआहदे के मुताबिक किसी भी रुकन मुल्क को इस मुआहदे से निकलने का हक हासिल है अगर इनके मुताबिक इनके मुल्क का मफाद खतरे में हो तो, लेकिन शर्त यह है कि वो मुल्क 3 माह का नोटिस देगा। आज तक 191 ममालिक इस मुआहदे के रुकन हैं, जो कि इसे सबसे ज्यादा तस्लीम शुदा हथियारों के कंट्रोल मुआहदों में से एक बनाता है। इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल ने इस मुआहदे के अंदर शमूलियत हासिल नहीं की थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने 2003 के अंदर इससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन ईरान अभी तक इसका मेंबर है। और यही वजह है कि इसराइल अभी तक अपने न्यूक्लियर हथियारों को डिक्लेयर नहीं करता, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ये इसके पास मौजूद हैं, जो कि इसने अमेरिका की मदद से बनाए हैं। और ईरान का भी यही क्लेम है कि जब इसराइल इसे सीक्रेट रखकर खुद की सेफ्टी और मिडल ईस्ट के अंदर अपनी चौधराहट कायम रख सकता है, तो ईरान अपने डिफेंस के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसलिए इसने भी सीक्रेटली तौर पर इस पर काम शुरू किया, जिसकी वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ईरान पर कई दहाइयों से टाइम टू टाइम कई बार पाबंदियां लगाई और इनको मजीद सख्त भी किया। 2015 में ईरान और अमेरिका के दरमियान इसी मकसद के लिए एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी किया गया, जिसे जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। ये एक हिस्टोरिकल मुआहदा था जिसका मकसद ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना और इसके बदले ईरान पर आयद मुआशी पाबंदियों को हटाना था। ये एग्रीमेंट ईरान और P1+5 ग्रुप यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के दरमियान तय पाया और इसमें लिखा गया था कि ईरान ने यूरेनियम के जखीरे को 300 किलोग्राम तक कम किया है, जो कि 15 साल तक बरकरार रहेगा। इस मुआहदे के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को दोबारा से डिज़ाइन करने पर इत्तफाक किया ताकि वो हथियारों के काबिल प्लूटोनियम को पैदा ना कर सके। इसके अलावा इसी मुआहदे के तहत ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की मुसलसल निगरानी की जाती रही। इसी मुआहदे के तहत ईरान ने अपने मुल्क के अंदर IAEA के लोगों को भी रसाई देने पर रजामंदी जाहिर की, जो कि अपनी मर्जी से किसी भी मशकूक जगह का मुआयना कर सकते थे। और इसके बदले में ईरान को पाबंदियों के अंदर नरमी हासिल हुई, जिसके अंदर तेल की एक्सपोर्ट, बैंकिंग और दीगर इकोनॉमिकल सैंक्शंस का खात्मा शामिल था। साथ ही इसके फॉरेन एसेट्स जो कि बाकी मुल्कों ने फ्रीज कर दिए थे, इनको भी बहाल किया गया। अगर ईरान इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता तो ये पाबंदियां दोबारा से खुद ब खुद एक्टिव हो सकती थी, जिसे स्नैप बैक मैकेनिज्म कहा जाता है। यानी इस एग्रीमेंट के मुताबिक अब ईरान को IAEA और NPT के मातहत काम करना था। लेकिन मई 2018 के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर अमेरिका ने खुद ये मुआहदा ख़त्म कर दिया।
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस मुआहदे को नाकाफ़ी करार दिया गया क्योंकि इसके मुताबिक इसके अंदर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते के अंदर इसके असर और रसूख को मुनासिब तरीके से डील नहीं किया गया, और ईरान ने भी आहिस्ता आहिस्ता इस एग्रीमेंट की शर्तों को ख़त्म करके दोबारा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। ये एग्रीमेंट अभी तक एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके तहत मुज़ाकरात जारी हैं ताकि इसको दोबारा बहाल किया जा सके या फिर नई शर्तों के साथ इसको दोबारा बनाया जाए। लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल बदला लेने की बात पर तुले रहते हैं और ये एग्रीमेंट दोबारा नहीं होता तो ईरान इसराइल की तरह न्यूक्लियर पावर बनकर क्या कुछ कर सकता है, आइए जानते हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पहले ही शदीद इख्तलाफात हैं और अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो सऊदी अरब, अमेरिका, इसराइल और बाकी मुल्कों के लिए ख़तरा बहुत बढ़ जाएगा। ईरान दुनिया की ताकतवर तरीन स्टेट के तौर पर सामने आएगा जिस पर डायरेक्टली हमला करने से पहले कोई भी मुल्क 100 बार सोचेगा। लेकिन इसराइल ने पहले ही कह दिया है कि वो ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देगा और अगर ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो इसराइल की जानिब से कोई फौजी कार्रवाई भी हो सकती है, जिससे जाहिर है कि आलमी जंग का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा क्योंकि ये इसराइल के जीने और मरने का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान एटॉमिक पावर बन गया तो इसके लिए फ़ायदे की बजाय काफ़ी सारे नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो इससे दूसरे मुल्कों को भी एटमी हथियार बनाने का जवाब मिल सकता है, जैसा कि सऊदी अरब, तुर्की या फिर मिस्र, और इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर हथियार बनाने की एक दौड़ शुरू हो सकती है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की तरफ से ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं जिससे ईरान की मईशत मजीद मुतासिर होगी और इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन मजीद बढ़ेगी। कोई भी छोटा सा तनाज़ा या गलत फहमी बड़ी तबाही की वजह बन सकती है क्योंकि आप जानते हैं कि एटमी हथियार सिर्फ एक मुल्क या इलाके को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। ईरान ने हमेशा ये दावा किया है कि इसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए और वो एटमी हथियार तैयार नहीं करना चाहता। लेकिन अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो इसका यह दावा मशकूक हो जाएगा और दुनिया भर के अंदर इस पर एतमाद काफ़ी कम हो जाएगा। यही वजह है कि ना तो ईरान ने अब तक इसे अनाउंस किया है और ना दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर ताकत बनने के अभी तक कोई सबूत मिले हैं। दोनों तरफ सिर्फ खामोशी है। लिहाजा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक या फिर कंफर्म होने तक इस्लामी मुल्कों की तरफ से कोई खुशी मनाना या मुबारकबाद देना बिला वजह का टाइम वेस्ट करना है। और जो कुछ न्यूज़ चैनल इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वो दरअसल सुनी सुनाई बातें और अंदाज़ों पर बेस करता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईरान सीक्रेटली तौर पर वाकई एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है लेकिन दुनिया को अनाउंस नहीं कर रहा, या अमेरिका और इसराइल ऐसा करने से पहले इस पर डायरेक्टली हमला कर सकते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ਜਿਵੇਂ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ US, ਰਸ਼ੀਆ, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। टोटल इन्हां दे कोल जो स्टॉक पाइल है ना वो क्लोज हुंदा, मतलब 13,000 वैपन्स है टोटल हुण तक न्यूक्लियर जिहड़े हैगे। सो ये देखो जी, रशिया दे कोल सब तो ज़्यादा हथियार है, आपां ऑलरेडी देखिया सी 5500 के पता नहीं किन्ने है ना, ते अमेरिका दे कोल 3000 कुछ करीब सीगा। देखो ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਵਾਕਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਮਰੇ ਉਦੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲੇ
ਉਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਪਰਪਸ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੇਲਿਆ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਟਰੋਮਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।